मेरे से बोला कि बेटा अगर लद्दड़ नहीं हो ना तो पढ़ाई करो और ज़्यादा एम्बिशियस बनो। और मैंने साल 2022 में अपना 5वां अटेम्प्ट लिखा। मैंने तमाम एस्ट्रोलॉजर्स से एक नहीं बल्कि 50 से बात की और मैंने पूछा कि मेरा होगा कि नहीं। अचानक से रिजल्ट आया, मैंने फ़ोन पे चेक किया, अब मैं रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि क्या मैं इतना खराब हूँ? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ लाइफ में? ये कहानी सफलता से ज़्यादा असफलता के बारे में है। ये कहानी साइंटिफिक डिटैचमेंट से लेकर के एस्ट्रोलॉजी से अटैचमेंट की कहानी है। ये कहानी एकांतवास में रहने से लेकर के दोस्तों के साथ मिलकर विजय प्राप्त करने की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव। मैंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 118वीं रैंक हासिल की है। जब मैं बहुत छोटा था, करीब 7 या 8 साल का, तो मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी बहन, हम लोग नॉर्थ ब्लॉक गए थे, प्रेसिडेंट्स हाउस के सामने। मेरे फादर ने मेरे से कहा, बेटा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बैठते हैं और मैं एक दिन तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। बड़ा ही छोटा सा था मैं, कोई कुछ पता भी नहीं था कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक बीज जो है मेरे मन में आ गया और मैंने सोचा कि आगे चल करके इसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करना है। समय आगे बीतता गया और कहीं ना कहीं मेरे पापा जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे काफ़ी उनका भरोसा है और मेरे फादर ने एक ईमेल आईडी बनाई थी अपनी, aksvpm@gmail.com। VPM स्टैंड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। और रिसेंटली मेरे पापा जो हैं वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होकर के रिटायर भी हुए। तो उन्हीं को देखते देखते मैंने भी एक क्लास 9th में ईमेल आईडी बनाई थी sit.iit.is@gmail.com। और मैंने सोचा था कि फ्यूचर में शायद मेरा भी ये सपना सच हो जाएगा। मैं बचपन से ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा था, तो आईआईटी मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस थी। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि एकांतवास से दोस्तों के साथ वाला जो सफ़र था, वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे मिला। जब क्लास 11th-12th में हम लोग पढ़ते थे तो हम 5 दोस्त थे। हम साथ में जो हैं तैयारी किया करते थे। उस दौरान जब ब्रेक्स हुआ करते थे उसमें भी हम लोग शीट सॉल्व करते थे। दिस वॉज द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट वी हैड। और यही एक जो है अच्छी संगति का असर होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम 5 में से 4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया आईआईटी में। खैर, आईआईटी में गया, वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत की, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आते थे मेरे और डे 1 को ही मेरा जो है प्लेसमेंट हो गया। बट क्योंकि बचपन में जो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में वो मुझे देखना चाहते हैं नॉर्थ ब्लॉक में बैठा हुआ, तो वो सपना जो है कहीं ना कहीं वो मुझे बताता रहा कि भाई आप इस जॉब को ज्वाइन मत करो एंड यू शुड टेक अ प्लंज और आईएएस की तैयारी करनी है। तो मुझे आज भी याद है कि 19 जून 2017 को मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ गया और मैंने खुद से बोला कि पहली बार में मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। अब उसके बारे में सोचता हूँ तो बस हँसता हूँ क्योंकि 7 साल हो गए और अब जा कर के वो जीत हासिल हुई मुझे। खैर, जो पहला साल था उसमें मैंने बेसिक फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट किया और मुझे लगता था कि तब भी मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे लगता था कि मेरा इस बार हो ही जाएगा। बट जब मैं पहली प्रीलिम्स की परीक्षा देने गया हूँ वहाँ पे, तो एक छोटा-सा किस्सा है मैं सुनाना चाहूँगा कि आप अक्सर जब ओएमआर शीट्स भरेंगे तो ऊपर ब्लॉक्स होते हैं और नीचे बबल्स भरने होते हैं। ऊपर के ब्लॉक्स आपको गाइड करने के लिए होते हैं। वहाँ पे मैंने गलत एंट्री डाल दी और मैंने टीचर से बोला कि सर ये गलत हो गया मेरे से। तो द टीचर वाज़ लाइक, सब लोग चुप हो जाओ। ऐसे लोग जो हैं सबका मनोबल गिरा देते हैं। ऐसे लोग, दीज पीपल आर नॉट वर्दी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया। लिटरली मेरे दोनों कान लाल हो गए। मैं बाथरूम गया, आई स्टार्टेड रबिंग माई ईयर्स विद वाटर कि भाई ठंडा हो जाए, मैं पेपर दे पाऊँ। मैंने पेपर दिया। मैं टीचर से बोलता हूँ एग्जाम के बाद कि सर कुछ होगा तो नहीं ना सर, मेरा हो जाएगा ना? तो ही इज़ लाइक, कौन सा अटेम्प्ट है? मैंने कहा सर पहला अटेम्प्ट है। तो कहते हैं क्या हो गया यार, अभी 5 अटेम्प्ट और है, तुम्हारा हो जाएगा।
और मैं वही सोचता हूँ कि उस बंदे की बद्दुआ ऐसी लगी कि मैं अभी जो है मेरे छठे अटेम्प्ट में आके सिलेक्शन हुआ है। तो मैं एक सीख देना चाहूँगा आपको कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल इन योर लाइफ। तो इस तरीके के लोग आकर के आपको परेशान कर सकते हैं। और मैं बताऊं, सिर्फ 0.67 मार्क्स से छूटा था मेरा। तो अब आते हैं साल 2019 मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। इसमें मैंने प्रीलिम्स को पूरा पूरा फोकस किया, मगर फिर से जो मेंस जिसका नाम ही मेन है, मेन चीज़ की मैंने तैयारी ही नहीं की। मैंने काफ़ी मेहनत की, नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, बहुत ही विड्थ बढ़ा दी मैंने अपने रीडिंग के, एंड फाइनली एक बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से 10 से 12 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर से मेरा जो है क्लियर हो गया प्रीलिम्स। बट अब आती है मेंस की बारी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बिकॉज हमने एक बार भी कोई भी आंसर नहीं लिखा था, तो बहुत बड़ा इशू था ये। कंटेंट एनरिचमेंट नहीं किया था। उस 3 साढ़े 3 महीने के पीरियड में मैंने ज्योग्राफी की एक्स्ट्रा क्लास लगाई, मैंने करंट अफेयर्स की एक्स्ट्रा क्लास लगाई, बट मैं क्लास ही करता रह गया। मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, मैंने रिविजन नहीं किया, एंड स्टिल मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था, मैं बोलूँगा, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा हो जाएगा। उस साल रिजल्ट्स काफ़ी लेट आए, 1 महीना लेट आए। आई वाज़ रात को 1:30 बज रहा था करीब, एंड उस टाइम रिजल्ट आए और मेरा नहीं हुआ था। मैं पूरे शॉक में। बट जो मेरी एक आदत है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूँ। अगले ही दिन मैंने ठाना कि यार गलती तो मेरे ही अंदर है, कमी तो मेरे ही अंदर है। मैं फिर से जुट गया। अब ये थर्ड अटेम्प्ट था, बट शायद कहीं न कहीं मैं अपनी गलतियों से सीख नहीं पाया था। तो फिर से क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम मैंने काफ़ी मेहनत की, मेरा फिर से प्री निकल गया। मैंने फिर मेंस के टाइम पर जो है कंटेंट एनरिचमेंट किया, बट एक चीज़ जो मिस हो गई, आंसर राइटिंग, वो फिर से मैंने नहीं की। टेस्ट सीरीज़ में मेरे कंफर्टेबल स्कोर आते थे, कुछ ऐसा खराब नहीं आता था कि मुझे लगे कि मेरे तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मेरे मेंटोर का मुझे फ़ोन आता है। मैंने कहा, अरे वाह! सर का फ़ोन आ रहा है कि भाई तू बहुत अच्छा आंसर लिखता है और तेरा पक्का इस बार हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो यार उठा लेते हैं फ़ोन। मैंने फ़ोन उठा लिया। सर का पहला सेंटेंस था, कितने घटिया आंसर्स लिखते हो सिद्धार्थ। मैं परेशान हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया अचानक से, 1 हफ्ते पहले कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दूसरी बार एक एक्सटर्नल फैक्टर ने मेरे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैंने बहुत ज़्यादा संभाला खुद को, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज़ से प्रभावित ना हूँ, लेकिन फिर भी समहाउ वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आया, एंड उस साल भी मेरा मेंस नहीं निकला। अब मुझे लेकिन एक बात पक्की समझ में आ गई थी कि मुझे अपने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये कोविड का पीरियड चल रहा था और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ भी थी। पेपर जो हैं काफ़ी डिले होते जा रहे थे। इस कारणवश मुझे जो है काफ़ी समय मिल गया कि मैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग पे फोकस कर पाऊँ। तो मैंने पीवाईक्यूज़ उठाए और जीएस के सारे पीवाईक्यूज़ बना डाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे कर डाले। तो अब मुझे लगा कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरा प्री क्लियर हो जाता है, तो मैं कहीं न कहीं मेंस भी क्लियर कर लूँगा। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में नहीं है। इस जर्नी में आपके लाइफ में कई सारे लोग आते हैं और कई आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, रिलेशनशिप के रूप में हो सकते हैं। मेरे भी लाइफ में जो है इसी तरीके का एक क्षण आया, जिसने जो है मुझे कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिरेल कर दिया, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स उस साल का रुक गया। मेरा फोकस नहीं था। और ये मेरे लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जानबूझ करके मैंने गलती की। जानबूझ करके एक ऐसा स्टेप लिया जिससे कि मेरा करियर खराब हुआ। मैं यूपी पीसीएस की भी परीक्षा साथ में दे रहा था। मेरे हाथ में नायब तहसीलदार की जॉब थी। मैंने इस जॉब को सोचा कि जॉइन कर लूँ। उसके पीछे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था। रीज़न ये था कि क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं मेरे परिवार वालों का विश्वास मेरे ऊपर से उठ चुका था। घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मैं कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। इसी बीच मैंने डिसाइड किया कि इस चारदीवारी को छोड़ करके मुझे जा कर के देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली
ज़मीनी स्तर पे कैसे काम करता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा एक इमोशनल क्वोशंट भी रखना चाहिए बच्चों के प्रति, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स पे हमारी जो है परीक्षा ले रहा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है ये। ये इमोशन, फाइनेंसेस, हर एक चीज़ का एक टेस्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने नायब तहसीलदार की जॉब जॉइन कर ली। आगे चलते-चलते काफ़ी ज़्यादा एज़ अ नायब तहसीलदार मैंने बहुत सारी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ की, तो बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। एक इंस्टेंस ऐसा था कि मैं चीफ़ सेक्रेटरी साहब से मिला और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा अगर लद्दड़ नहीं हो ना, तो पढ़ाई करो और और ज़्यादा एम्बिशियस बनो और बाहर जाओ, यूपीएससी दो, जो कर सकते हो करो, बट जो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से तुम यहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करते। और यही चीज़ कई बार मेरे से कई लोगों ने बोली और ये कहीं न कहीं मेरे ज़हन में घुस गई थी बात और मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बन चुका था। पुल फैक्टर हो ना हो बट एक पुश फैक्टर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। परमात्मा की कृपा थी और मेरे सुपीरियर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिस कारणवश मैं अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाया। और मैंने साल 2022 में अपना 5वां अटेम्प्ट लिखा। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ये कहानी साइंटिफिक डिटैचमेंट से लेकर के एस्ट्रोलॉजी से अटैचमेंट के बारे में है। मैंने तमाम एस्ट्रोलॉजर्स से एक नहीं बल्कि पचासों से बात की और मैंने पूछा कि मेरा होगा कि नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि आखिरकार मेरी किस्मत में आईएएस बनना लिखा भी है। क्या मैं एक सिविल सर्वेंट बन पाऊंगा? अगर नहीं है तो मैं अपना समय क्यों वेस्ट कर रहा हूं? मैं कॉर्पोरेट लाइफ में चला जाऊं, मैं अपने क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करूं कहीं ना कहीं। लेकिन साल पूरा बीत गया, मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो जाएगा, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था, मेरे दोस्तों को पूरा विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। मेरे इस अटेम्प्ट में मैंने सचिन अरोड़ा सर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा आंसर्स लेके, एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसमें करीब 50 लोग थे और साथ में हम लोग आंसर्स लिखा करते थे, जिसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड हम लोग मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में खड़े थे और वहाँ पे जैमर लगा हुआ था, तो रिजल्ट्स देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैं भाग कर के बाहर आया हूँ और मैंने देखा तो फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा मेंस क्लियर हो चुका था। एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मुझे इंटरव्यू देने का एक मौका मिलेगा। फिर मैंने इंटरव्यू की काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की, मगर काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी थे इस जॉब की वजह से मेरे। एंड आते-आते एक बहुत ही बेकार घटना, एक बहुत ही दुखद घटना मेरे साथ हो गई। मेरी दादी हमें छोड़कर चली गईं। मेरे इंटरव्यू के 3 दिन पहले मुझे इतना बड़ा झटका लगा, जिससे मैं खुद को सँभाल नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अपने पिताजी के जाने के बाद भी जा कर के एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने दादी के लिए जा कर के अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दूँ। उसी स्पिरिट में मैं गया दिल्ली और मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं ये भी सोच रहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स ने तो प्रेडिक्ट किया ही है कि मेरा हो जाएगा। बट फाइनली रिजल्ट आया। हम लोग घर पे थे, वेट कर रहे थे। मैं अपने रूम में था, मेरी बहन दूसरे रूम में थी, मेरी मदर बनारस में थी, हम लोग सब लोग लखनऊ में थे और मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे। मेरे पापा ने कहा कि रिजल्ट आएगा तो हम आ जाएंगे। अचानक से रिजल्ट आया, मैंने फ़ोन पे चेक किया और ये झूठ जो बार-बार बोला गया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको मैं सच मान चुका था, वो कहीं न कहीं फिर से झुठला दिया गया। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगा। मैं जिस चीज़ में इतना ज़्यादा विश्वास करके बैठा हुआ था, वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। मेरी बहन दौड़ करके मेरे पास आई, वो रोने लगी। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को फ़ोन किया और मेरे पिताजी दौड़ करके वापस आए। सब लोग रो रहे थे, घर का माहौल एकदम ख़राब हो चुका था। मगर मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको रिएक्ट भी कैसे करूँ? अब मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं 1 साल बाद प्री दूँ या 4 दिन बाद मैं प्री दे दूँ। बट मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं बची थी कि मैं 1 साल और वेट करूँ और फिर जाकर के मैं प्री दूँ। मैंने कहा इस बार जितनी भी तैयारी है,
लेट्स जस्ट गो एंड डू इट। बट हुआ क्या, मेरा दोबारा से ऐसा गया प्री कि मैं पूरी तरीके से शैटर हो गया। इतना खराब मेरा परफॉर्मेंस था, मैंने जब जोड़ा तो मेरे 83 से 84 मार्क्स आ रहे थे, जो कि पिछले साल के कट ऑफ से कम थे। तो मैंने कहा कि नहीं होगा। अब मैं रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि क्या मैं इतना खराब हूं? क्या मैं ये डिजर्व करता हूं लाइफ में? इतने साल की मेहनत, और क्या इस तरीके से मेरी यूपीएससी जर्नी खत्म होगी? मैंने सब कुछ छोड़ा और 14 दिन के लिए मैं अपने घर और अपने दोस्तों के पास चला गया। मैंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं की। 14वें दिन जब रिजल्ट आता है तो मैं भगवान के सामने खड़ा था और मैंने बोला कि भगवान, आप जो दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और जो करोगे मेरे लिए बेस्ट होगा। मैंने खोला पीडीएफ और मेरा नाम था उसमें। बस मैंने ये सोचा उस टाइम कि भगवान ने शायद मेरी इस जर्नी को एक खूबसूरत अंत देने के लिए ही कट ऑफ को इतना नीचे लाया है। इसके बाद जो मेरा लास्ट टाइम मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम था सचिन अरोड़ा सर के साथ, मैंने दोबारा उसको ज्वाइन किया। मैंने अपना ट्रस्ट उसमें डाला दोबारा से, और फिर से मैंने आंसर राइटिंग शुरू की एक नए उत्साह के साथ। और मैंने आई डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। हर एक सेक्शन को मैंने सेपरेटली टारगेट किया। जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के हर एक सेक्शन की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई और हर एक चीज पे सेपरेटली काम किया। यही चीज मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में किया। मेरा ये था कि जब ये आखिरी मौका है, तो मिल्खा सिंह में भाग मिल्खा भाग में बोलते हैं ना कि जब उनसे कहा जाता है कि ये आपके लाइफ की आखिरी दौड़ साबित हो सकती है, तो वो मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो मैंने भी वैसे ही दौड़ लगाई और हर एक सेक्शन को मैंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है। तो इस फॉर्मेट में मैं बताना चाहूँगा कि हम 50 लोग साथ में आंसर्स लिखा करते थे और एक कॉमन पोर्टल पे हम अपनी आंसर शीट्स अपलोड करते थे। एक दूसरे के आंसर्स को देख करके हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आती थी और एक दूसरे के आंसर से जो बेस्ट एलिमेंट्स थे हम उसको यूज करके अपने आंसर्स को और बेटर बनाते थे। तो एज अ कम्युनिटी हम लोग बहुत ज्यादा धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। जब हमने मेंस का पेपर अटेम्प्ट किया तो एक नया ही उत्साह था उसमें, एक नया ही उसे क्या कहते हैं, मैंने बहुत ही आसानी से सारे पेपर कंप्लीट कर लिए। कुछ पेपर्स तो मेरे बिफोर टाइम कंप्लीट हो गए क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। फाइनली जब मेंस कंप्लीट हुआ तो हम लोग ने सोचा कि इस मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच का जो टाइम है इसको प्रोडक्टिवली किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभा शर्मा मेरी फ्रेंड है जिसकी इस बार रैंक 289 आई है, उसका भी लास्ट अटेम्प्ट था ये। उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम 6 लोग थे। मैं, चंद्रप्रभा, खुशहाली रैंक 61, सुरम्या शर्मा रैंक 281, निशांत जिसका नहीं हो पाया एंड आई एम होपफुल अगले साल पक्का हो जाएगा, एंड अभिजीत भैया। हम 6 लोगों का ग्रुप था। हम लोग रोज मिला करते थे रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एंड ये कोशिश करते थे कि एक हेड स्टार्ट मिल जाए हमको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आपको ये बताना चाहूंगा कि रात का समय जो सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव होता है, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा फोन यूज करते हैं, हम लोग उस पीरियड में अपने मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। उसमें हम लोग 5 लोगों का पैनल बना करके छठे इंसान का इंटरव्यू लेते थे एंड वी यूज टू ग्रिल दैट पर्सन फॉर द डी डे। ये समय जो 2-2.5 महीने का था ये कट गया और रिजल्ट आया मेंस का, और इतना मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 6 के 6 लोगों का हो गया। फिनोमिनल। पिछली बार ये चीज मैंने तब देखी थी जब क्लास 12th और टारगेट के टाइम पे मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। 5 में से 4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी फीलिंग थी कि इस बार भी कुछ बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव वे में फिर से हम लोग एंगेज करना, एक और फोकस्ड एनर्जी के साथ हम लोग ने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू की। सबका डेट आता गया, सब लोग अपना इंटरव्यू देते गए और हम लोग काफ़ी खुश थे एक दूसरे के परफॉर्मेंस से कि सबका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता जा रहा है। इस बार आदरणीय संजय वर्मा सर का बोर्ड था और एक कमाल का एक्सपीरियंस था। उनका जो ऑरा था
वही जो है पूरे चेंबर का जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, घुसते ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया। एक बहुत ही अच्छा सा जोक उन्होंने क्रैक किया कि सिद्धार्थ, ये कोट के दोनों बटन क्यों बंद करके आए हो? कोचिंग वालों ने तुम्हें बताया है क्या ये चीज़? तो मैंने कहा, नहीं सर, मुझे लग रहा था कि मैं दोनों बटन बंद करके ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जो है दोनों बंद कर लिए। सर बोलते हैं, शीशा कहाँ मिला भाई तुम्हें? मैंने कहा, सर अभी मैंने वॉशरूम यूज़ किया ना, तो मैंने देख लिया। तो वो हँसने लगे। तो ये जो है एक बहुत ही पॉजिटिव टोन पे शुरू हो गया। उन्होंने मेरे जॉब के बारे में मेरे से पूछा, मेरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, वाराणसी के बारे में पूछा, वहाँ के वीवर्स के बारे में मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। मेरे से एचआर बेस्ड क्वेश्चन, मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, 30 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, इस तरीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे ग्रिल किया जा रहा है। इंटरव्यू देने के बाद जब हम लोग लौट रहे थे, तो कहीं न कहीं एक बहुत ही प्रॉफिटिक वे में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे मम्मी-पापा ने बोला कि चलो ज़रा राष्ट्रपति भवन चलते हैं। और कोई प्लान नहीं था किसी भी तरह की कोई पिक्चर क्लिक कराने का। हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। एक फ़ोटोग्राफ़र आता है, बोलता है, सर नॉर्थ ब्लॉक के साथ एक फ़ोटो खींच लें आपकी, क्लोज़अप में आप तीनों लोगों की। और याद करिए, मैंने आपको बताया था कि बचपन में वो जो एक फ़ोटो खींची थी मैं, मेरे पापा और मेरी बहन ने, जब मेरे पापा ने बोला था कि नॉर्थ ब्लॉक के सामने बैठना है, कि अंदर जाके आपको बैठना है। वो वाली चीज़ कहीं न कहीं इस बार सच होती दिखी। मुझे लगा कि ये क्या, अचानक से कोई मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहा है यहाँ पे? और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे यही पोस्ट भी किया कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि सब कुछ सच हो चुका है। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। फाइनली रिज़ल्ट 1 महीने बाद आने वाले थे और नेगेटिविटी तो थी ही, क्योंकि अब तक नहीं क्लियर कर पाया था। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन भी सुबह मैं ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, कैट या जीमैट दे करके हम लोग एमबीए कर लिया जाएगा और अपने क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई कर लेंगे एंड अच्छा करेंगे लाइफ में, जहाँ रहेंगे बेस्ट देंगे। और वेट हो रहा था रिजल्ट्स का। अ, इस बार मेरे साथ कोई नहीं था, घर पे कोई नहीं था, मैं पूरी तरीके से अकेले था। और रिजल्ट आता है, अ, मेरे आईफ़ोन में मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेव नहीं हो पा रहा है बार-बार, 4 से 5 मिनट लग गए मुझे सेव करके उसको सर्च करने में। मैंने सर्च किया 2638050 और मेरा नाम आ गया। मैंने स्क्रॉल किया 118 और मैं खुशी से चिल्लाने लगा। मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया और मैं बस चिल्लाने लगा कि मम्मी मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। और आज मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। एक वो दिन था जिस दिन रिज़ल्ट आया था 16 तारीख को, और आज का दिन है। मैं सच बताऊँ तो मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि मैं यहाँ जोश टॉक में खड़े होकर के अपनी कहानी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मैं दिस लिटरली सीम्स अनरियल। मैं मुझे फीलिंग ही नहीं आ पा रही कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी किस्मत फूटी हुई है। मगर भगवान ने मुझे गलत साबित कर दिया एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों में कहा जाए कि नाश के दुख से कभी मिटता नहीं निर्माण का सुख। ये मैंने फ़ील किया है, क्योंकि बार-बार फ़ेल होने के बाद मुझे लगता था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन जब मैं फिर से बिल्डअप करता था उस पे, जब मैं अपने कमियों पे काम करता था, तो मुझे फ़ील होता था कि मुझे इतनी हैप्पीनेस आती थी कि अब तो हो ही जाना है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमेशा प्रोसेस के साथ स्टिक करना है और प्रोसेस पे फ़ोकस करना है। स्वाभाविक है रिज़ल्ट के बारे में आएगा, दिमाग आपका जाएगा वहाँ पे। लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रोसेस को अच्छे से करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने फंडामेंटल काम को रोज़ करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलती रहेगी एंड यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग। और इसी के साथ मैं अपनी इस छोटी-सी टॉक को विराम देना चाहूँगा। पहले मैं जोश टॉक्स देखा करता था और आज मुझे ये मंच मिला है कि मैं खुद एक टॉक डिलीवर कर पाऊँ। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जोश टॉक्स की पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया
कि मैं अपनी इस छोटी सी जर्नी के थ्रू कुछ एस्पिरेंट्स को किसी भी छोटे से वे में इंस्पायर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।